हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो प्लस टू का इकोनॉमिक्स का जो पार्ट कर रहे थे उसके अंदर उपभोक्ता का व्यवहार हमारी यूनिट चल रही थी। उसके अंदर हमने क्या किया, उपभोक्ता का संतुलन और साम्य कर रहे थे। उसके अंदर हमने गणनावाचक विचारधारा के अकॉर्डिंग जो उपभोक्ता का साम्य था वो हमने कंप्लीट किया था। और फिर उसके बाद क्रमवाचक विचारधारा के अंदर जो हम कर रहे थे वो तटस्थता वक्र हमने कंप्लीट किया था, तटस्थता मानचित्र हमने पूरा किया था। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा भी था। भी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बारे में हमने कुछ पढ़ भी लिया था। क्या चीज़ होती है, देखो मैंने बताया था प्रतिस्थापन वो होता है जब एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरे वस्तु का उपभोग करते हैं। जैसे मान लें एक वस्तु मैंने खरीदी है तो दूसरी वस्तु मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को संतुष्टि समान रखनी है, एक बात ध्यान रखना, देखो यदि मेरे को, क्योंकि हमने पढ़ा था ये सम संतुष्टि वक्र होता है, यदि मेरे को संतुष्टि समान रखनी है, बराबर रखनी है, तो मेरे को अगर एक वस्तु x की इकाई में बढ़ा रहा हूँ ना तो y की मेरे को कम करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी संतुष्टि समान रहेगी। यदि मैं दोनों को ही बढ़ा देता हूँ फिर संतुष्टि समान कहाँ रह रही है, फिर तो वस्तु ज़्यादा प्राप्त हो रही है। मेरे को ज़्यादा वस्तु प्राप्त होगी तो संतुष्टि भी ज़्यादा प्राप्त होगी। यदि मैं दोनों वस्तु कम कर रहा हूं तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि कहाँ बराबर रह रही है, क्योंकि वस्तुएं कम मिलेगी तो मेरी संतुष्टि भी कम होगी, यानी मैं नीचे चला जाऊंगा, बाईं ओर चला जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि हमें संतुष्टि समान रखनी है तो एक वस्तु को बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। या हम एक वस्तु को कम करने पर दूसरी वस्तु हमें बढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें संतुष्टि क्या रखनी है, समान रखनी है। तो प्रतिस्थापन वही होता है भी एक वस्तु को बढ़ाते हैं, एक को कम करते हैं। इसका मतलब y के स्थान पर x को हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। y को तो हम कम कर रहे हैं, इसका मतलब y की इकाइयों को हम छोड़ रहे हैं और y के स्थान पर x की इकाई हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। यानी y के स्थान पर x को प्रतिस्थापन कर रहे हैं। और उसकी सीमांत दर, अब आती है बात, हमने प्रश्न शुरू किया था भी जो तटस्थता वक्र होता है, तटस्थता वक्र वो मूल बिंदु के उल्टोत्तर होता है। मूल बिंदु के उल्टोत्तर, ये क्या कारण है, यानी इसकी जो आकृति होती है भाई ये क्यों होती है, ऋणात्मक क्यों होता है। ये ऋणात्मक होता है ना, गिरता हुआ देख लो, गिर रहा है, ये क्यों होता है। इसका रीजन होता है क्योंकि इसमें जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो क्या होती है, घटती हुई होती है। ये बस इतना प्रश्न याद रखना पक्का, इसको मत भूलना, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। भी तटस्थता वक्र में प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है घटती हुई, कम होती हुई। अब आपसे पूछा जाए भी तटस्थता वक्र ऋणात्मक होता है या मूल बिंदु के उल्टोत्तर होता है, इसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये, तो आप क्या आंसर दोगे, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो घटती हुई होती है, कम होती हुई होती है। इसी कारण ये मूल बिंदु के उल्टोत्तर होता है या ऋणात्मक होता है। समझ रहे हो बात। तो प्रश्न किसी प्रकार घूम फिर कर आ जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके आधार पर हमने एक टेबल भी वैसे मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अब जल्दी जल्दी थोड़ी सी और उसको रिवीजन कर दें। हमने पढ़ा था यहाँ संयोग कम बना लेते हैं, इतना बनाने जरूरत है, हमें तो समझना ही है। x वस्तु यहाँ y वस्तु की, 1 25, 2 20, 3 16, 4 13। देखो हम अभी पढ़े, अगर उपभोक्ता को संतुष्टि समान रखनी है, हमने यहाँ पढ़ा था संतुष्टि सब में समान थी, अगर आपको याद हो तो तटस्थता वक्र में पढ़ा था ना, प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को बताता है, प्रत्येक संयोग समान संतुष्टि को बताता है। यदि ऐसा करना है तो अगर उसको अपनी एक वस्तु की इकाई बढ़ानी है तो दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लेकिन जब इसकी एक बढ़ाता है तो पहले ये 5 कम करने के लिए तैयार होता है, फिर इसकी एक बढ़ाने के लिए वो 4 ही कम करने के लिए तैयार होगा, फिर इसकी एक बढ़ाने के लिए वो 3 ही कम करने के लिए तैयार होगा। पहले 5, फिर 4, फिर 3। अरे घटती प्रतिस्थापन ही हो रहा है। अरे प्रतिस्थापन वो होता है भी एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई जो छोड़ रहा है, तो पहले कितनी छोड़ रहा है, 5, फिर एक के लिए कितनी छोड़ रहा है, 4, फिर एक के लिए कितनी छोड़ रहा है, 3, फिर एक के लिए कितनी छोड़ेगा, 2, फिर एक के लिए 1। यानी जो प्रतिस्थापन इकाइयाँ छोड़ रहा है ना, वो वस्तुओं को छोड़ रहा है, एक को प्राप्त कर रहा है, तो वो छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो घटती हुई होती है। छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वही प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है।
छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। ये है आपका अंशवर प्रतिस्थापन की सीमांतर। ठीक है, समझ गए होंगे, डायग्राम समझ गए, इसका अर्थ समझ गए आप, प्रतिस्थापन की सीमांतर कह सकते हो। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ प्रतिस्थापन की सीमांतर का। देखो, एक उपभोक्ता के द्वारा जब एक वस्तु की इकाई को बढ़ाया जाता है या एक वस्तु की इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई जितनी छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है या इकाई को त्यागता है, वो उस इकाई का क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की सीमांतर कहलाती है। और जो तटस्थता वक्र होता है उसमें प्रतिस्थापन की जो सीमांतर होती है वो कैसी होती है, घटती हुई या कम होती हुई होती है। इसी कारण ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब आपके देखो आपके कितने पर्सन हो चुके हैं, मैं आपको पर्सन वाइज ही करा रहा हूँ। आपका तटस्थता वक्र कंप्लीट हो चुका है, आपका तटस्थता मानचित्र कंप्लीट हो चुका है, ये प्रतिस्थापन की सीमांतर भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब साथ में चलते हैं, हम करते हैं तटस्थता वक्र की विशेषताएं। तटस्थता वक्र की विशेषताएं, तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं हम। भी कौन कौन सी विशेषताएं हैं तटस्थता वक्र की। भी तटस्थता वक्र तो आपने पढ़ लिया, आधी तो विशेषता आपके याद ही है। कैसे याद है, क्योंकि आप डायग्राम बना लो ना, डायग्राम बनाते ही आपके याद हो जाएगी। देखो मैंने ये डायग्राम बना दिया, इसको देख के विशेषता लिखो आप। पहली विशेषता तो आपको ये दिखाई दे रही है भी ये ऋणात्मक है, नीचे गिरता होता है, तो लिख देते हैं तटस्थता वक्र का ढाल होता है चलना, ढाल होता है ना चलना, ढाल ऋणात्मक होता है। आपके सामने है या नहीं ऋणात्मक, नीचे गिरता हुआ है या नहीं, बस पहली विशेषता तो उसकी यही है। इसका मतलब तटस्थता वक्र ये भी नहीं हो सकता, ना एक सरल रेखा हो सकती, ना ये धनात्मक ये रेखा हो सकती, ना आप ये कह सकते हो तटस्थता वक्र ऐसा हो सकता और न तटस्थता वक्र ऐसा हो सकता। तो तटस्थता वक्र कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक, किस लिए ऋणात्मक होता है, क्योंकि उपभोक्ता जब एक वस्तु की इकाई छोड़ता है ना तो दूसरे वस्तु की इकाई बढ़ाता है वो, या एक वस्तु की इकाई बढ़ाता है तो एक की कम करता है। हम ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि उपभोक्ता को क्या रखनी है, यदि समान संतुष्टि रखनी है, उपभोक्ता को यदि समान संतुष्टि रखनी है तो उसे एक इकाई बढ़ाने पर दूसरे वस्तु की इकाई कम करनी ही पड़ेगी। इसी कारण ये क्या होता है ऋणात्मक। देखो इसको बढ़ा रहा है तो इसको वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यानी ये ए बिंदु है, जब बी पर जाएगा तो एक्स की इकाई तो वो बढ़ा देगा और वाई की इकाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसी कारण ए और बी क्या चलाते हैं, समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। और इसी कारण तटस्थता वक्र होता है, उसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये भी तटस्थता वक्र गलत है, ये भी गलत, ये भी और ये भी, ये सब गलत है। तो सही कौन सा है, क्योंकि तटस्थता वक्र का ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, घटता हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड इसकी विशेषता की हम बात करें, है तटस्थता वक्र में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तटस्थता वक्र की विशेषता, अगर मेरे बारे में कोई विशेषता पूछे, अगर मेरे को आप जानते हो तो विशेषता लिख दोगे, अगर आप तटस्थता वक्र को जानते हो तो विशेषता लिख दोगे, सिंपल सी बात है। आपको इस डस्टर के बारे में विशेषता पूछे, अगर आप इसको जानते हो तो आप विशेषता लिखोगे, नहीं जानते तो कहाँ से लिखोगे। इसका मतलब तटस्थता वक्र को तो आप जानने लग गए। तटस्थता वक्र को तो मैंने अर्थी बता दिया, टेबल भी बता दी, डायग्राम बता दिया, तो उसको देख कर ही तो लिखना है तटस्थता वक्र है क्या। तो सेकंड होते लिखो, देखो मैं बना देता हूँ। तटस्थता वक्र होता है वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है। तटस्थता क्या करती होती है, मूल बिंदु में क्या होती है, उन्नतोत्तर होता है। और मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन की सीमांतर, प्रतिस्थापन की सीमांत दर ऋणात्मक या घटती हुई होती है, घटती हुई होती है। अरे ये बात हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके, पढ़ चुके हैं। अभी आपको बताया था प्रतिस्थापन की सीमांतर का एक प्रश्न किया था हमने।
भी ये मूल बिंदु के अंतोदर होता है, इसका कारण एक ही है क्योंकि इसके अंदर जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है वो घटती हुई होती है, कम होती हुई होती है। इसके अंदर न तो बढ़ती है न स्थिर रहती है, कुछ भी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, घटती हुई होती है, स्थिर नहीं रहती। जैसे मैं कह दूं जी एक इकाई लेने के लिए पहले 25 थी, बढ़ाने के लिए 20, फिर बढ़ाने के लिए 15, फिर बढ़ाने के लिए 10, यानी ये तो स्थिर है, 5 इकाई छोड़ रहा है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, न वो बढ़ती हुई मात्रा में छोड़ेगा, पहले 5, फिर 6, फिर 7, ये तो बढ़ रही है, बल्कि क्या होती है, घटती हुई होती है। पहले 5 छोड़ेगा तो फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी इसमें जो प्रतिस्थापन की सीमांतर होती है वो घटती हुई होती है। इसी कारण ये मूल बिंदु के क्या होता है, अंतोदर होता है, जो आपके सामने है। जैसे आप विशेषता लिखोगे वैसे आप एक बढ़िया सा डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया डायग्राम बनाना, जितना अच्छा आप अपने फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में बनाना, जितना ज़्यादा बनाओगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है एग्जाम के अंदर। बस आप लिख सकते हो जी ये तटस्था वक्र है, तटस्था वक्र जो मूल बिंदु के अंतोदर है, मूल बिंदु के अंतोदर। और क्यों है, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती हुई या कम होती हुई होती है, इसी कारण ये मूल बिंदु के अंतोदर है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसकी विशेषता की, 2 नंबर की होगी। हम अगर तीसरी इसकी विशेषता लिखें तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, दो तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो तटस्था वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, यानी इसको ऐसे नहीं काट कर, ऐसे नहीं नीचे वाला ऊपर निकल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्यों नहीं काटते, सबसे पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये आपका पहला तटस्था वक्र है, इसके आधार पर मैं दूसरा तटस्था वक्र बना देता हूँ, और ये आपका सेकंड तटस्था वक्र है, या इसको पहला दे दो और इसको मैं दे देता हूँ सेकंड नाम। अभी आपस में कट गए ना, लेकिन ये गलत है। आपको ये प्रूफ करना है क्यों नहीं काटते, तो हम पहले कटा लेते हैं। भी काटने से क्या ऐसा होता है जिसके कारण हमारा सिद्धांत गलत हो जाता है, हमारा नियम गलत होता है, तभी तो कहेंगे ना दो तटस्था वक्र आपस में नहीं काटते। तो पहले काटने के बाद देखते हैं भी हमारी कौन सा सिद्धांत, कौन सी थ्योरी गलत हो रही है, पहले तो वो चेक करते हैं हम। देखो कैसे, क्योंकि आपको याद हो तो हमने एक तटस्था मानचित्र बनाया था, अगर आपको याद हो तो बनाया था, इसको नाम दिया था हमने तटस्था मानचित्र, तटस्था मानचित्र। और इसके अंदर मैंने आपको एक बात कही थी भी जो ऊपर दाईं ओर होता है वो ज़्यादा संतुष्टि को बताता है, और नीचे बाईं ओर होता है वो कम संतुष्टि को बताता है, कम संतुष्टि को बताता है। पढ़ा था ये। इसका मतलब अगर उपभोक्ता पहले से दूसरे पर जाएगा तो उसकी संतुष्टि बढ़ेगी, दूसरे पर तीसरे पर जाएगा तो उसकी संतुष्टि और बढ़ेगी, अगर वो नीचे आएगा तो उसकी संतुष्टि क्या होगी, कम होगी। और हमने एक बात तटस्था वक्र में पढ़ी थी भी एक ही तटस्था वक्र पर प्रत्येक बिंदु, मैं ये लिख देता हूं पहले, देखो आपके पास 3 तटस्था वक्र है, ठीक है, तटस्था मानचित्र बना लिया हमने। अब पहले तटस्था वक्र पर जितने बिंदु है वो क्या दर्शाते हैं, समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। दूसरे पर जितने बिंदु है वो समान संतुष्टि को दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक ही वक्र पर जितने बिंदु होते हैं वो समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। तटस्था वक्र में पढ़ चुके हैं हम, प्रत्येक बिंदु इसका समान संतुष्टि को बताता है। क्यों, क्योंकि ए बी सी एक ही वक्र पर है, क ख ग वक्र तो एक ही है, यह र व ये भी एक ही वक्र के ऊपर है, यानी अलग वक्र नहीं बनाया गया है। लेकिन आप ये कह सकते हो ख बिंदु बी से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले वक्र के ऊपर ये बिंदु है। र बिंदु ख से ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले वक्र पर है। और हमने ये भी पढ़ा था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैंने आपको प्रश्न भी बताया था भी ये डायग्राम दे दे आपसे पूछ ले भी आप एक उपभोक्ता हो और आप कौन से वक्र पर रहना पसंद करोगे, तो आप क्या कहोगे जी, सबसे ऊपर दाईं ओर वक्र है। अब ये बात यहाँ आ जाओ आप,
यहाँ पूछो भी आप कौन से वक्र पर रहना पसंद करोगे, आप कहोगे जो सबसे ऊपर वाला वक्र है, सबसे ऊपर वाला वक्र है। लेकिन यहाँ तक तो ये ऊपर रहता है, उसके बाद तो नीचे चला जाता है। यानी एक ही वक्र है, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। वक्र एक ही बिंदु पर है, एक ही वक्र पर 3 बिंदु बनाए हमने, ए बी और सी। लेकिन बी बिंदु के इस साइड में तो ज़्यादा संतुष्टि बताया जा रहा है, यानी अधिक संतुष्टि को बताता है, और बी बिंदु के इस साइड में कम संतुष्टि को बताता है। बल्कि हमारा आंसर तो यही था, वितरस्ता वक्र समान संतुष्टि को बताता है। तरस्ता एक ही तरस्ता वक्र पर जितने बिंदु होते हैं ना, वो समान संतुष्टि को दर्शाते हैं। हम ये आंसर देते हैं स्टार्टिंग से, और जब तरस्ता वक्र की शुरुआत की तो इसी अर्थ से शुरुआत की थी, इसी मीनिंग से हमने इसकी शुरुआत की थी। फिर यहाँ पर एक ही तरस्ता वक्र अलग अलग संतुष्टि को क्यों दर्शा रहे हैं? वक्र तो एक ही है पहला, ये बी बिंदु से इधर तो अधिक संतुष्टि को दर्शा रहे हैं क्योंकि ऊपर की ओर दाईं ओर चला गया, बी बिंदु से इस साइड में बाईं ओर आ गया तो कम संतुष्टि को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब हमारी मान्यता गलत हो गई ना, हमारा मीनिंग ही गलत हो गया, अर्थ ही गलत हो गया। क्योंकि जब हमने तरस्ता वक्र की शुरुआत की थी वो इसी लाइन से तो की थी, भी तरस्ता वक्र होता है उसका प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि को दर्शाता है, उसी को तो तरस्ता वक्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो समान संतुष्टि दर्शा ही नहीं रहा, वक्र है एक ही है लेकिन उसका प्रत्येक बिंदु अलग अलग संतुष्टि को दर्शा रहा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। इसका मतलब हमारा तो मीनिंग ही गलत हो गया, अर्थ ही गलत हो गया, तरस्ता वक्र का अर्थ ही हम सही नहीं बता रहे। तो इसी कारण कहते हैं दो तरस्ता वक्र आपस में नहीं काट सकते, दो तरस्ता वक्र आपस में नहीं काट सकते, क्योंकि काटने से जो हमारी मान्यता है, जो हमारी मुख्य शर्त है सिद्धांत की, जो उसका मेन मीन है, उसका अर्थ है, वो ये है कि समान संतुष्टि को दर्शाना है। लेकिन इस वक्र पर जब वो काट लेगा तो उसके बाद अलग अलग संतुष्टि को दर्शाना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारी तो मान्यता ही गलत होगी, हमारा तो अर्थ ही गलत हो गया। मान्यता तो अलग बात है, अर्थ जो मीनिंग जो स्टार्टिंग शुरू होती है वही गलत हो गया। इसी कारण कहते हैं दो तरस्ता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, ये आपने जो हमने तरस्ता मानचित्र बनाया था वो ऐसे ही तो बनाया था, काटा कहाँ था, ऐसे ही बनाया था, काटा तो था ही नहीं। समझ रहे बात? तो ये कभी काटते नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं, ऊपर नीचे वैसे हो सकते हैं, दाईं ओर बाईं ओर, लेकिन एक दूसरे को काट कर नहीं। भी पहले वो बाईं ओर होता है इसकी तरह, उसके बाद वो दाईं ओर निकल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी तरस्ता वक्र नहीं काट सकते। ठीक है, अब हम आपके तरस्ता वक्र की जो विशेषता है वो आपके सिलेबस में 3 दी हुई है। तरस्ता वक्र ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है, तरस्ता वक्र मूल बिंदु के अंतोदर होता है, और तरस्ता वक्र जो होता है वो दो तरस्ता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, बल्कि क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं, काटते नहीं है कभी भी, ये अंतर में रहते हैं, अंतर में रहते हैं, इनके बीच में अंतर रहता ही रहता है। ऐसा नहीं इसके साथ आगे काट कर चला जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्यों नहीं काटते वो बता चुका हूँ आपको मैं। ऋणात्मक होता है बता चुका हूँ क्यों होता है, मूल बिंदु अंतोदर होता है क्यों होता है बता चुका हूँ, और एक क्यों काटते नहीं है यही बता चुका हूँ क्यों नहीं काटते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो आपका हो गया बजट रेखा। हमने आपको बताया भी था, इकट्ठा बताया था भाई आप क्रमवाचक विचारधारा में क्या क्या पढ़ने वाले हो। क्रमवाचक विचारधारा में आप एक तो तरस्ता वक्र पढ़ोगे, एक तरस्ता मानचित्र पढ़ोगे, एक आपको बजट रेखा भी पढ़नी पड़ेगी। बजट रेखा या कीमत रेखा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। बजट रेखा या कीमत रेखा, इसको पूरा करते हैं। अभी बजट रेखा या कीमत रेखा क्या होती है। देखो सबसे पहले हम क्यों ना बजट, जैसे हमने तरस्ता वक्र की शुरुआत की थी ना, उसके अंदर जब भी हमने शुरुआत की थी तो तब हमने आपको ये बताया था भी, उसका अर्थ पहले लिखा था और उसका जो डायग्राम वगैरह है वो बाद में बनाया था हमने, टेबल बाद में बनाया था। ठीक है, क्यों ना इसके हम सबसे पहले अर्थ लिख लें, मीनिंग लिख लें, ताकि हमें पता चल जाए इसको, इसकी टेबल बनाते वक्त इसका हमारा परिभाषा देखते वक्त या उसका हम डायग्राम बनाते वक्त हमें नौबत ना आए, किसी प्रकार की समस्या पैदा न हो। तो करते हैं शुरू। देखो बजट या कीमत रेखा वह रेखा होती है जो दो वस्तुओं के संयोग से बनती है, जिसे
एक उपभोक्ता अपनी आय व वस्तु की कीमत दी होने के या वस्तु की कीमत जानकारी होने के बाद खरीद सकता है। या आय द्वारा, आय द्वारा वस्तु की कीमत जानकारी होने के बाद, या जानकारी, आप इसको लाइन सही नहीं मिली ना, आय द्वारा वस्तु की कीमत दी होने के कारण या दी होने के बाद के कारण खरीद सकते हैं। देखो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, बार बार क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको एक सिंपल से सिंपल लाइन मिले, आपको बिल्कुल सरल लाइन मिले, जिसको आप अपने नॉर्मल जीवन में बोलते हैं ना। मैं कहता हूँ जी दोस्त बैठे होते हैं, वस्तु लेने चले, वो पता है क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं तेरे को पता है। मैं कहता हूँ कार लेने चले, वो क्या पूछता है, तेरे को पता है कार की कीमत कितनी है। दी होने का भी आपको कार की कीमत का पता है या नहीं है। दूसरी बात वो पूछता है, अरे तेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं, यानी आपके पास आय है या नहीं। ये तो बजट रेखा है और क्या है, ये तो कीमत रेखा है। हम जो वस्तु खरीदने जाते हैं एकदम बैठे बैठे कहते हैं चलो वो लेके आते हैं, हमसे ये पूछा जाता है अरे तेरे पास उतना पैसा है या नहीं, आपके पास आमदनी है या नहीं। इसका मतलब आय जो इनकम होती है और जो वस्तु की कीमतें होती है, ये दोनों ही दी हुई होती है, या दोनों के होने के बाद ही क्या करता है, वस्तु खरीदता है उपभोक्ता। अगर मेरे पास आय नहीं, कीमत का पता हो तो वस्तु खरीद लूँगा क्या। मेरे पास आय तो है लेकिन कीमत का पता ही नहीं, तो कहाँ से वस्तु खरीद लूँगा। इसका मतलब दोनों के द्वारा ये दो वस्तुओं के संयोग से बनता है, और दोनों वस्तुओं की कीमतों का उपभोक्ता को पता होता है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उसके पास क्या होती है, आय भी होता है, पैसा भी होती है, साधन भी होता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, उस वस्तु की मात्रा को खरीद सकता है। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं। देखो ये दो वस्तुओं के संयोग से बनता है। क्यों ना हम दो वस्तु को पहले लिख लें। कौन सी दो वस्तु, वो स्टार्टिंग वाली, हम यहाँ लिख देते हैं वाई वस्तु, यहाँ लिख देते हैं एक्स वस्तु। अब मेरी बात सुनो आप, उपभोक्ता को आय पता है कि मेरी इनकम कितनी का है, उपभोक्ता को वाई वस्तु की कीमत का भी पता है, उपभोक्ता को एक्स वस्तु की कीमत का भी पता है। अब उपभोक्ता ये चाहता है भी अगर मैं पूरे के पूरे इन पैसा है तो वाई पर खर्च कर दूं, पूरे का पूरा पैसा वाई पर खर्च कर दूं, तो वाई की मेरे पास 5 इकाइयाँ आती है या 8 इकाइयाँ ले लो। इसका मतलब एक्स की 0 होगी, वाई की 8 होगी। अगर वो कहता है पूरे का पूरा पैसा मैं, अगर एक्स को ज़्यादा पसंद करता है, एक्स को खर्च कर दे, तो मान लेते हैं एक्स की 7 इकाई आती है, अच्छा जो भी है। इसका मतलब वाई की 0 होगी, और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, वो कौन सी होती है, बजट रेखा। या तो वो पूरा पैसा वाई पर खर्च करेगा, या पूरा पैसा एक्स पर खर्च करेगा, या वो दोनों की मिक्स इकाई खरीदेगा। आप यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, ठीक है, या वो मिक्स इकाई खरीदेगा, यानी इसकी y1 ले लेगा, इसकी x1 ले लेगा, इतनी x की इतनी y की। या वो ये भी कर सकता है, y की इतनी खरीद सकता है, x की इतनी खरीद सकता है। बात समझ रहे हो ना। देखो अगर मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, या तो आप एक ही वस्तु पूरी खरीद सकते हो, या दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप, यानी दो वस्तुओं का समन्वय कर सकते हो। या तो आप पूरे का पूरा वाई पर खर्च किया तो वाई की इतनी इकाई होगी, एक्स की 0 होगी, या पूरे का पूरा पैसा एक्स पर खर्च किया तो एक्स की इतनी होगी, वाई की 0 होगी। या आप दोनों को वस्तु को इस तरह खरीद सकते हो। और इनसे जो बिंदु बनते हैं, ये ए, बी, सी और डी, हमने 4 बिंदु बना लिए। ध्यान रखना, इन चारों बिंदुओं में क्या होता है, उपभोक्ता का पूरा पैसा खर्च हो जाता है, यानी कोई भी पैसा नहीं बचता उपभोक्ता के पास। जितना पैसा उसने वाई इतने ए बिंदु पर खर्च किया है, उतना ही बी पर होगा, इतना ही सी पर होगा, इतना ही डी पर होगा। इसका मतलब बजट रेखा पर उपभोक्ता के पूरे का पूरा पैसा खर्च हो जाता है, टोटल आय खर्च हो जाती है उसकी। मान लेते हैं उसके पास 100 रुपये है, तो यहाँ पर भी 100 रुपये खर्च होंगे, यहाँ पर भी 100 होंगे, यहाँ पर भी 100 होंगे, और यहाँ पर भी 100 होंगे। इसी कारण वो ए, बी, सी, डी किसी भी बिंदु को खरीद सकता है। यदि वो एक्स को ज़्यादा पसंद करेगा तो वो सी या डी बिंदु में रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स की इकाई ज़्यादा आ रही है।
यदि वो y को करेगा तो a या b बिंदु में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर y की वस्तु ज़्यादा आ रही है। बात समझ रहे हो? ये आपकी बचत रेखा है। ये दो वस्तुओं के संयोग से बनती है। देखो y वस्तु x वस्तु। ये क्या होता है? ये उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा, यानी इनकम देर आय के द्वारा, और उसकी कीमत दी होने के कारण वो क्या कर सकता है? उसको खरीद सकता है। अब इसी को थोड़ा सा विस्तार से और करें। देखो कैसे, मैं यहाँ पर कीमत रेखा बनाता हूँ, ध्यान से देखना भाई आय कैसे खर्च होती है। देखो ये हमारी एक सरल रेखा है जो कीमत रेखा है। मैं इसको नाम देता हूँ ए और बी। ए बी है वो क्या है? आपकी कीमत रेखा है। अब मैं यहाँ पर ये कह दूँ भी इसके ऊपर जितने बिंदु हैं, मैं लिख दूँ एक्स वाई और जेड। ये तीन बिंदु हैं। ए बी तो रेखा का नाम है, और ये तीन बिंदु बनाए हैं एक्स वाई और जेड। इसके नीचे होता है वो होता है टोटल प्राप्त संयोग, उसके ऊपर होता है अप्राप्त संयोग। ये कैसे होता है? इनको ध्यान से देखो आप। बजट रेखा, देखो मेरे पास 100 रुपये है। मेरे पास क्या है? 100 रुपये। या तो मैं 100 रुपये की वस्तु खरीद सकता हूँ जिसकी कीमत 100 रुपये हो, या 100 रुपये से नीचे, चाहे वो 90 हो, 99 हो, 1 रुपये से लेकर 99 कोई भी कीमत हो, उसको खरीद सकता हूँ। ये बात है ना? मेरे पास 100 रुपये है, या तो मैं 1 रुपये लेकर 99 रुपये तक कोई वस्तु खरीद सकता हूँ, या मैं 100 रुपये की कीमत की वस्तु खरीद सकता हूँ, क्योंकि उसके नीचे का जो भी मैटर है वो उपभोक्ता को प्राप्त होता है, प्राप्त कर सकता है वो, क्योंकि कीमत नीचे है। बात समझ रहे हो क्या? भी मेरे पास 10 रुपये है तो मैं 1 रुपये वाली वस्तु खरीद सकता हूँ, मैं 10 वाली खरीद सकता हूँ, मैं 9 वाली भी खरीद सकता हूँ, या तो मैं 10 वाली खरीद सकता हूँ या 10 से नीचे वाली खरीद सकता हूँ। यदि वो कीमत मेरे को 12 की मिले, रुपये तो 10 है मेरे पास लेकिन कीमत उसकी 12 हो, तो उसको खरीद सकता हूँ क्या? नहीं खरीद सकता। वो होता है अप्राप्त संयोग। भी इस पूरे क्षेत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा पूरा बजट खर्च हो जाता है। इस रेखा पर तो पूरा बजट खर्च हो जाता है। इसका मतलब 100 रुपये वाली, यहाँ पर 100 रुपये खर्च होते हैं। इसका मतलब 100 रुपये कीमत वाली वस्तु खरीद सकते हैं हम। इसके नीचे 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 1 रुपये तक टोटल वस्तु खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये सारे प्राप्त संयोग हैं। इसका मतलब उपभोक्ता इनको प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब बजट रेखा से ऊपर, यानी बजट से ऊपर, मेरा बजट तो 100 रुपये है और उसकी कीमत 120 रुपये है, तो मैं उसको कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उसे बोलते हैं अप्राप्त संयोग। ये ध्यान रखना आप। भी बजट रेखा और बजट रेखा के बाईं ओर जितने भी संयोग होते हैं वो प्राप्त संयोग होते हैं। उपभोक्ता उनको खरीद सकता है। उदाहरण दे सकते हो आप, उपभोक्ता अपनी आय से कम कीमत वाली वस्तु और अपने आय के बराबर कीमत वाली वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन अपने आय से ज़्यादा कीमत वाली वस्तु को वो नहीं खरीद सकता। वो होता है अप्राप्त संयोग, और ये होता है प्राप्त संयोग। ठीक है, ये आपकी बजट रेखा कुछ भी नहीं है, एक सरल रेखा है बस। यानी ये दो वस्तुओं के संयोग से बनती है। इसके अंदर उपभोक्ता की आय, आमदनी और वस्तु कीमतों को ध्यान में रखकर ही उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, उसको पता है यहाँ पर मेरे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, बस ये उसकी बजट रेखा है। बजट रेखा इसका मतलब पूरा बजट खर्च हो रहा है। उसके नीचे बजट पूरा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन उसको प्राप्त तो कर सकता ना। अरे मेरे पास 10 रुपये तो 5 रुपये कीमत वाली वस्तु खरीद सकता नहीं खरीद सकता? खरीद सकता हूँ। 9 वाली खरीद सकता हूँ मैं, 8 वाली खरीद सकता हूँ मैं, 7 वाली खरीद सकता हूँ। इसका मतलब है तो ये प्राप्त से होगी। लेकिन 10 रुपये मेरे पास है, उसके बाद अगर वो 11, 12, 13, 15 रुपये की भी वस्तु है उसको नहीं खरीद सकता, क्योंकि वो मेरे बजट से बाहर चला गया। बजट से बाहर की वस्तु है, इसका मतलब उसको मैं नहीं खरीद सकता। वो होता है अप्राप्त संयोग। इसका मतलब ध्यान रखना, बजट रेखा और उसके नीचे जितने भी बिंदु होते हैं, मैं ये बिंदु बनाता हूँ, एक बार बना देता हूँ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपने। देखो मैं बना देता हूँ। मैंने ये बजट रेखा बनाई, इस पर ए यहाँ ले लेता हूँ, ए बी और सी डी ई, ये चीज़ बना दी मैंने। आपसे ये पूछा जाए उपभोक्ता कौन कौन से बिंदुओं को प्राप्त कर सकता है, इनमें से उपभोक्ता कौन कौन से बिंदुओं को प्राप्त कर सकता है, तो आप क्या कहोगे? ए को प्राप्त कर सकता है क्योंकि बजट रेखा पर है, बी को प्राप्त कर सकता है, सी को प्राप्त कर सकता है, बजट रेखा के नीचे जितने बिंदु होते हैं उनको भी प्राप्त कर सकता है, डी को भी प्राप्त कर सकता है। किसको प्राप्त नहीं कर सकता? ई को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये उसके बजट से बाहर है, बजट से
बाहर। तो जो चीज़ हमारे बजट से, हमारी इनकम से, हमारी आय से, आमदनी से बाहर होती है, उस वस्तु को हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये होती है आपकी बजट रेखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम उपभोक्ता का साम्य, क्योंकि मैंने आपको कहा था भी क्रमवाचक ज़्यादातर आप करोगे ना, जब आपको त्रस्ता वक्र पढ़ना पड़ेगा, हमने पढ़ लिया। आपको त्रस्ता मानचित्र पढ़ना पड़ेगा, वो भी हमने पढ़ लिया। आपको बजट रेखा पढ़नी पड़ेगी, वो भी हमने पढ़ ली। तो बचा क्या है? अब बचा है उपभोक्ता का साम्य, उपभोक्ता का साम्य। बस कर दो साम्य, कर देते हैं हम संतुलन। सारी चीज़ जो साम्य से पहले जो चीज़ पढ़नी थी वो तो हम पढ़ चुके हैं, अब तो साम्य कंप्लीट रहा है, तो कर देते हैं। देख लो कैसे। उपभोक्ता का साम्य या संतुलन। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, साम्य कंप्लीट हो जाएगा। ये y वस्तु हो गई, यहाँ पर x वस्तु हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने त्रस्ता वक्र बना, क्यों त्रस्ता मानचित्र बना दिए। पहला, दूसरा, एक मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरा ताकि आसानी रहे, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितनी बना सकते हो त्रस्ता मानचित्र में? तो आपको मैंने परिभाषा बताई थी भाई एक से ज़्यादा होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए? एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। अब आपसे मैंने इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? मैंने आपको कहा था भी यदि एक उपभोक्ता से ये पूछा जाए भी आप कौन से वक्र पर रहना पसंद करोगे, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा मेरे को दाईं वाला ऊंचे से ऊंचा वक्र मिले, लेकिन अरे उसका आमदनी तो देखी जाएगी, आय देखो मैं प्राप्त तो इसको करना चाहता हूँ, लेकिन आय मेरी कम हो तो कहाँ से प्राप्त कर लूँगा? वो तो अप्राप्त स्वयं हो जाएगा। इसका मतलब एक उपभोक्ता उसी त्रस्ता वक्र पर रहेगा जहाँ पर उसकी बजट रेखा स्पर्श कर जाएगी। बस ये उपभोक्ता का साम्य है, संतुलन है। क्यों है? देखो इस बिंदु से ऊपर उपभोक्ता क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये तो अप्राप्त संयोग है। क्या है? उसको तो प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी उसके पास आमदनी नहीं है, पैसे नहीं है, धन भी नहीं है, तो उसको कहाँ से प्राप्त कर सकता है वो? हम अभी पढ़ के आए हैं। देखो मैंने इसीलिए तो आपको ये बताया था, इसके ऊपर वाले बिंदु अप्राप्त संयोग होता है, उसके नीचे वाले बिंदु प्राप्त संयोग होता है। इसका मतलब ये तो उसके बाईं ओर है, दाईं ओर है, सॉरी दाईं ओर है, तो वो तो अप्राप्त संयोग है, इसको तो वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। और नीचे वाले पर वो जाना नहीं चाहता। नीचे वाले को प्राप्त तो कर सकता है लेकिन जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि उससे वस्तुएं कम हो रही है, पैसा तो बचाना ही नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है मेरे पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु मिले। इसका मतलब उपभोक्ता का साम्य कहाँ होता है? जहाँ पर, मैं यह लिख देता हूँ, जहाँ पर तटस्थ वक्र व बजट रेखा, या आप कह सकते हो इसको ऐसे लिख देते हैं, जहाँ पर बजट रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श कर जाए, स्पर्श कर जाए, वहाँ होता है उपभोक्ता का साम्य कंप्लीट। समझिए बात? अब मैं कहूँ जी मैं तो 4 नंबर का त्रस्ता वक्र पसंद करता हूँ, लेकिन मेरी आमदनी तो दूसरे के बराबर ही है, तो 4 पर कैसे पहुँच जाऊँगा मैं? तीसरे को पसंद करता हूँ लेकिन आमदनी नहीं है मेरी इतनी, तो वो तो अप्राप्त संयोग हो गया हमारा, वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। इसका मतलब साम्य कहाँ होगा? जहाँ पर कीमत रेखा त्रस्ता वक्र को स्पर्श कर जाए, और जहाँ स्पर्श करती है ना वहाँ पर वो दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये बात याद रखना, जहाँ स्पर्श करते हैं वहाँ पर दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो जहाँ पर बजट रेखा व तटस्थ वक्र का ढाल बराबर हो जाए, वहाँ पर होता है उपभोक्ता का
साम्य है। समझ गए बात। एक तो जब भी त्रिज्यता वक्र को बजर रेखा काटेगी, उसको काटे नहीं सॉरी स्पर्श करेगी, वहाँ पर हमेशा बजर रेखा और त्रिज्यता वक्र दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जब भी वो आपस में मिलेंगे तो वो बिंदु बराबर होगा, और जहाँ पर बराबर होगा वहाँ पर वक्ता का साम्य आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको यहीं तक करना है, यहीं तक पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम जो ये साम्य किया है, जो हमने संतुलन किया है, इसकी कुछ शर्तें हैं। बिल्कुल सिंपल है। मैंने यहाँ पर क्यों आपको डाउट छोड़ा है, यहाँ क्यों छोड़ रहा हूँ मैं क्लास, क्योंकि शर्तें आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। एक तो मैं बता चुका हूँ, पहली शर्त ये है आपस में स्पर्श करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। काट कहाँ रहा है, अरे काट तो यहाँ रहा है, जहाँ काटेगा वहाँ पर भी त्रिज्यता वक्र और रेखा बराबर होगी, लेकिन काटना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। इसको नहीं भूलना आपको, काटना तो है ही नहीं, स्पर्श करना है। और देखो काट तो यहाँ पर भी रहा है, अगर इसको बड़ा कर दूँ तो काट ये भी रहा है। ऐसा नहीं है, जहाँ पर स्पर्श करता है बजर रेखा और कीमत रेखा, वह एक ही बिंदु होता है भोक्ता का साम्य या संतुलन। और जहाँ स्पर्श कर जाता है वहाँ पर ढाल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब दूसरी शर्त क्या हुई, दोनों के ढाल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ध्यान रखना, जहाँ स्पर्श करता है वहाँ पर जो त्रिज्यता वक्र होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु के उनतोदर होना चाहिए। अरे मूल बिंदु के उनतोदर है या नहीं देख लो, यही तो सेव थी मूल बिंदु के उनतोदर की, जो हमने बोला था प्रतिस्थापन की सीमांतर घटती हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर मूल बिंदु के उनतोदर भी है। इसका मतलब सभी शर्तें पूरी हो रही है, और सभी शर्तें पूरी हो रही है तो आपका भोक्ता का साम्य या संतुलन भी कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत और चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही भोक्ता का संतुलन था। उससे पहले तो बहुत बड़ा संतुलन तो सारे 10 मिनट 5 मिनट के अंदर पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत और रिविजन करेंगे, क्योंकि मेन तो आपका ये है। इससे पहले वाला मैटर हमने पढ़ा है, तभी तो यहाँ पर पहुँचे हम। ठीक है, तो यहाँ तक नोट्स बनाना, डायग्राम बनाना बढ़िया तरीके से। थैंक यू भाई।